गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उत्सर्जन तंत्र, उसको आज कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने पढ़ा कि उत्सर्जन की परिभाषा, उत्सर्जन कहते किसे हैं। उसके बाद में जितने भी मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो कि नाइट्रोजन अपशिष्ट होते हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद में अन्य और नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों के बारे में पढ़ा। फिर जो अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है, उनके आधार पर जो जीव पाए जाते हैं, फिर जिन जीवों में ये मुख्य अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ा। वो जीव थे अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरेकोटेलिक। उसके बाद में हमने पढ़ा कि मूत्र उत्पादन की या फिर मूत्र उत्सर्जन की जो क्रिया विधि होती है वो पूरी की पूरी पढ़ ली थी, जिसमें 3 स्टेप थे: निस्यंदन, उसके बाद में वर्णात्मक अवशोषण और फिर श्रवण। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया है इस पूरे चैप्टर में। तो आज हम पढ़ेंगे कि मूत्र का संगठन, मतलब कि मूत्र में कौन कौन से पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो देखो मूत्र के संगठन में क्या होगा कि जो मनुष्य है वो हर 24 घंटे में क्या करता है, 1 से 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। ठीक है, इसकी पीएच कितनी होती है, 4.5 से लेकर 8.2, मतलब कि ये हल्का क्षारीय और अम्लीय दोनों उनके बीच का सा पदार्थ होता है। अगला जो मूत्र का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है यूरोक्रोम नामक रंजक के कारण। जो कि मूत्र का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, यूरोक्रोम नामक रंजक के कारण। ठीक है, अब की मूत्र के अंदर कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, जिसमें यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल और क्रिएटिनिन, ये सारे पदार्थ आते हैं। उसके बाद में ये तो हो गए नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। कुछ नाइट्रोजन विहीन कार्बनिक यौगिक भी होते हैं मूत्र के अंदर। तो वो कौन कौन से होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और कीटोन, ये सब क्या है, नाइट्रोजन विहीन कार्बनिक यौगिक। उसके बाद कुछ आते हैं अकार्बनिक लवण, जिसमें कि क्लोराइड, सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब आते हैं। उसके बाद में जल, तो जो मूत्र होता है उसका 95% भाग जल से मिलकर बना होता है। ठीक है, या फिर उनके उसका जो 95% भाग होता है उसमें जल पाया जाता है। ठीक है, ये लिक्विड होता है। तो ये हो गए मूत्र का संगठन और मूत्र के अंदर कौन कौन से पदार्थ या फिर कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ लिया हमने। अब जो हमने वृक्क पढ़ा था या फिर किडनी, तो अब हम पढ़ते हैं कि एक तो किडनी का काम क्या था कि वो ब्लड को फिल्टर करती है। ठीक है, और मतलब जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं ब्लड को उनसे निकाल के अलग करती है। ठीक है, अब है कि जो हमारी किडनी होती है उसके और भी अन्य कार्य होते हैं, तो वो देखते हैं वो कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला कार्य है जल संतुलन। ठीक है, ये किसका कार्य है, हमारी किडनी का, जल संतुलन। तो देखो जो हमारी किडनी होती है वो क्या करती है, हमारे मूत्र के साथ जो निष्कासित होने वाला जल है उसके संतुलन को बनाए रखती है, मतलब कि मूत्र के साथ ज्यादा जल उत्सर्जित ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखती है हमारी किडनी। देखो अगर हमारे रुधिर में जल की ज्यादा मात्रा होगी तो किडनी क्या करेगी, वो जल की मात्रा को अवशोषित कर लेगी अपने अंदर, मतलब जो भी नेफ्रॉन है उसकी जो नलिकाएं है वो क्या करेगी, उस जल को अपने अंदर अवशोषित कर लेगी और मतलब जितनी मात्रा आवश्यक है उसको अवशोषित कर लेगी, और बाकी का जो जल है उसको क्या करेगी, मूत्र के साथ उत्सर्जित कर देती है। और अगर कभी क्या होता है कि जल की मात्रा कम होती है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, जो किडनी होती है वो क्या करती है, अपने रुधिर में, मतलब रुधिर में से कुछ जल निकालकर उसके साथ मिला देती है और फिर उस मतलब जो हमारा मूत्र मार्ग होता है उसके द्वारा क्या होता है, मूत्र का उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो ये हो गया जल संतुलन, मतलब कि जो किडनी होती है वो हमारे जल संतुलन को बनाए रखती है। अगर ज्यादा जल हो जाएगा तो किडनी क्या करेगी, जल को अवशोषित कर लेगी। ठीक है, और अगर कम जल होगा तो क्या है, अपनी कोशिकाओं में से कुछ जल निकालकर उसको दे देगी। ठीक है, दूसरा है विद्युत अपघट्य की सांद्रता का नियमन। ठीक है,
तो किडनी का एक और कार्य क्या होता है कि जो भी विद्युत अपघट्य होता है, मतलब कि जो विद्युत अपघटन के दौरान जो भी यौगिक या फिर जो भी आयंस बनते हैं उनकी सांद्रता का नियमन भी कौन करता है? हमारी किडनी। तो इसमें देखो कि कौन कौन से आयनों की सांद्रता का नियमन करती है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और जो बाइकार्बोनेट आयन है, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और जितने भी बाइकार्बोनेट आयन है उन सबकी सांद्रता का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? हमारी किडनी के द्वारा। और इनकी सांद्रता का नियमन कौन सी क्रियाओं द्वारा किया जाता है? तो वर्णात्मक अवशोषण और स्रवण। जो हमने मूत्र उत्पादन किया, मूत्र उत्सर्जन की क्रियाविधि पढ़ी थी, तो उसमें हमने पढ़ा था ना कि वर्णात्मक अवशोषण और स्रवण, ठीक है। तो वर्णात्मक अवशोषण क्या होता है कि जब फिल्ट्रेशन द्वारा जो भी ब्लड है उसके अंदर आवश्यक पदार्थ भी आ जाते हैं, ठीक है। मतलब फिल्ट्रेट था, उसके जब ब्लड फिल्टर हुआ तो उसके साथ साथ क्या हुआ कि जितने भी बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है बोमन संपुट में, तो उस प्रेशर के कारण क्या होता है कि जो पदार्थ नहीं फिल्टर होने होते वो भी हो जाते हैं साथ में। तो वर्णात्मक अवशोषण द्वारा क्या हो जाता है, जो भी आवश्यक पदार्थ जो कि फिल्टर हो गए हैं, ठीक है, तो उन आवश्यक पदार्थों को दोबारा रुधिर के अंदर अवशोषित करना कहलाता है वर्णात्मक अवशोषण। और उसके बाद स्रवण, ठीक है। तो इन दोनों क्रियाओं द्वारा क्या होता है, जो भी विद्युत अपघट्य होते हैं उनकी सांद्रता का नियमन होता है वृक्क के द्वारा, ठीक है। अगला तीसरा कार्य होता है वृक्क का अम्ल क्षार संतुलन का अनुरक्षण, मतलब कि अम्ल और क्षार के संतुलन को रुधिर के अंदर या फिर किडनी के अंदर बनाए रखना। तो इसमें देखो इसमें क्या क्या होता है या फिर इस ये वाली प्रक्रिया वृक्क द्वारा कैसे संपन्न कराई जाती है। तो देखो जब हमारी बॉडी में उपपच्य होता है तो उसके फलस्वरूप हाइड्रोजन आयन और जो अमोनिया होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होते हैं। कौन कौन? हाइड्रोजन आयन और अमोनिया, ठीक है। उपपच्य के फलस्वरूप क्या होगा, हाइड्रोजन आयन और अमोनिया बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होते हैं। तो जब ये ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होंगे तो क्या किया जाएगा, कुछ पदार्थों को अवशोषित किया जाएगा किडनी के द्वारा और कुछ पदार्थों को क्या है मतलब निष्कासित किया जाएगा या बाहर निकाला जाएगा। तो देखो इसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं। तो जो हमारी पीसीटी या फिर जो हमारी समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है, जो क्या होती है, नेफ्रॉन का एक पार्ट, ठीक है। तो जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है उसके अंदर क्या होगा, जो सोडियम आयन होंगे उनको तो अवशोषित कर लिया जाएगा और जो हाइड्रोजन आयन होंगे उनको क्या है बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। समीपस्थ कुंडलित नलिका क्या करेगी, सोडियम आयन को अपने अंदर ग्रहण कर लेगी और जो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन है उनको क्या करेगी, खुद से बाहर निकाल देगी। उसके बाद में जो हमारी डीसीटी या जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है उसमें क्या क्या होता है, सोडियम आयन और पोटेशियम आयनों को अवशोषित किया जाता है या इनका अवशोषण किया जाता है और जो हाइड्रोजन आयन और जो अमोनिया बने उनको क्या है बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। समीपस्थ कुंडलित नलिका क्या करेगी, सिर्फ सोडियम को ग्रहण करेगी और हाइड्रोजन आयनों को बाहर निकालेगी। लेकिन जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है वो क्या करेगी, सोडियम और पोटेशियम दोनों आयनों को ग्रहण करेगी या फिर अपने अंदर अवशोषित करेगी और जो हाइड्रोजन आयन है और जो अमोनिया है उनको क्या करेगी, बाहर निकाल देगी, ठीक है, या फिर उनका निष्कासन कर देगी। उसके बाद में कि जब हमारा फिल्ट्रेट बनता है तो उस फिल्ट्रेट में जब हाइड्रोजन आयन स्रावित किया जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन क्या है, 3 प्रकार की प्रक्रियाओं में भाग लेता है या फिर 3 प्रकार की अभिक्रिया या फिर क्या करते हैं 3 प्रकार के अभिकारकों के साथ मिलकर 3 प्रकार के अलग अलग उत्पाद बनाता है। तो वो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अभिक्रिया होगी समीपस्थ कुंडलित नलिका में, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो बाइकार्बोनेट आयन है, ठीक है, जो भी बाइकार्बोनेट आयन है उनके साथ ये हाइड्रोजन आयन आके जुड़ जाएगा और बनाएगा बाइकार्बोनिक अम्ल, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर उपस्थित है। हाइड्रोजन आयन आया कि मतलब हाइड्रोजन आयन आया, ठीक है। जब हाइड्रोजन आयनों को बाहर निकाला जाएगा समीपस्थ कुंडलित नलिका से तो हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, इस बाइकार्बोनेट आयन के साथ मिलकर एक यौगिक बनाएगा जिसको हम बोलेंगे बाइकार्बोनिक अम्ल, ठीक है। और ये बाइकार्बोनेट अम्ल आगे क्या है और यौगिकों में टूट जाता है जिसमें से क्या बनाता है, ये H2O जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन आपस में मिलेंगे, क्या बनाएंगे, बाइकार्बोनिक अम्ल। फिर बाइकार्बोनिक अम्ल टूटकर बनाएगा जल और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न हो रही है, हमारी नेफ्रॉन की समीपस्थ कुंडलित नलिका में। और जो CO2 गैस बनी वो क्या
उस CO2 गैस को क्या है, अवशोषित कर लिया जाएगा रुधिर वाहिनियों के द्वारा। ठीक है, अगली प्रक्रिया होगी हमारी DCT मतलब कि दूरस्थ कुंडलित नलिका और कलेक्टिंग डक्ट मतलब कि संग्रह वाहिनी में। तो दूसरी अभिक्रिया होगी दूरस्थ कुंडलित नलिका और जो हमारी संग्रह वाहिनी है उसके अंदर। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो डाई बेसिक फॉस्फेट है उससे हाइड्रोजन आयन क्रिया करेगा और मोनोबेसिक फॉस्फेट बनाएगा। ठीक है, ये क्या है, डाई बेसिक फॉस्फेट। ठीक है, इसके साथ जुड़ा हाइड्रोजन आयन मिलकर बनाएंगे मोनोबेसिक फॉस्फेट। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होगी, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह वाहिनी के अंदर। उसके बाद में तीसरी प्रक्रिया में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन अमोनिया के साथ संयोग करेगा और अमोनियम आयन बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, अमोनिया के साथ संयोग करेगा और अमोनियम आयन बनेगा। और जो ये वाली प्रक्रिया है वो भी कहाँ होगी, हमारी दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर। इस प्रकार जो हमारी किडनी है वो क्या करती है, अम्ल क्षार संतुलन का अनुरक्षण करती रहती है। ठीक है, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कि जो जल और लवण हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं उनके संतुलनों का हार्मोन द्वारा नियमन किस प्रकार किया जाता है, मतलब कि जल का संतुलन किस प्रकार हार्मोन्स द्वारा होगा और जो लवण हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उनका संतुलन हार्मोन्स द्वारा कैसे होगा या उनके लिए कौन कौन से हार्मोन आवश्यक होते हैं। तो सबसे पहला हार्मोन है एडीएच मतलब कि एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एडीएच की फुल फॉर्म क्या हुई, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अब जो ये हार्मोन है एडीएच हार्मोन, ये किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, हमारी पीयूष ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, तो जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है उस पीयूष ग्रंथि का एक पार्ट होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसके द्वारा जो एडीएच हार्मोन है वो स्रावित किया जाएगा। मतलब कि हमारी पीयूष ग्रंथि के न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग द्वारा स्रावित हार्मोन है एडीएच, जो क्या करेगा, हमारी बॉडी में जो भी जल की मात्रा का नियंत्रण, जल की मात्रा है उसका नियंत्रण करेगा। कौन करेगा, एडीएच हार्मोन। ठीक है, तो जब भी क्या होता है शरीर में जल का अंतर्ग्रहण कम होता है तो रुधिर में क्या होता है, लवण की सांद्रता अधिक हो जाती है और रुधिर में प्रासरण दाब बढ़ जाता है। तो देखो, अगर मतलब जो हमारी कोशिकाएं हैं या जो हमारा उत्सर्जन तंत्र चल रहा है, ठीक है, उसमें क्या होगा, जल की मात्रा कम हो जाएगी या फिर हाँ, अगर मतलब मान लो हमने कम पानी पिया, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, जल कम मात्रा में प्रेजेंट है। तो जब जल कम मात्रा में प्रेजेंट होता है तो क्या होता है कि जो लवण हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उनकी सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, प्रासरण दाब बढ़ जाता है। और जैसे ही प्रासरण दाब बढ़ता है तो क्या होता है कि जैसे ही प्रासरण दाब बढ़ा तो क्या होगा कि हमारे मस्तिष्क में कुछ विशेष ग्राही उपस्थित होते हैं, वो क्या करेंगे, ये जो परिवर्तन हुआ है उसके प्रति संवेदी होते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने कम पानी पिया तो हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा कम हो गई। ठीक है, जब पानी की मात्रा कम होगी तो क्या होगा, लवण की सांद्रता बढ़ जाएगी। जैसे ही लवण की सांद्रता बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रासरण दाब भी बढ़ जाएगा। और जैसे ही प्रासरण दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा जो मस्तिष्क है उसमें क्या है, कुछ विशेष ग्राही पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, ये जो परिवर्तन हुए हैं, मतलब कि ये जो प्रासरण दाब बढ़ा है इसके प्रति संवेदनशील होते हैं। तो ये क्या करेंगे, जो हमारी पीयूष ग्रंथि है उसको संदेश पहुंचाएंगे, मतलब पीयूष ग्रंथि के न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग को। और ये भाग क्या करेगा, एडीएच हार्मोन का स्रावन करेगा। ठीक है, जैसे ही ये बात पीयूष ग्रंथि के न्यूरोहाइपोफाइसिस को पता चलेगी, ये क्या करेगा, एडीएच हार्मोन का स्रावन करेगा। ठीक है, तो एडीएच जैसे ही स्रावित होगा तो वो क्या करेगा, संग्रह वाहिनियों की भित्ति को जल के प्रति पारगम्य कर देगा। मतलब कि जो हमारा नेफ्रॉन था, ठीक है, नेफ्रॉन के पार्ट थे बोमन संपुट, केशिकागुज, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है वो जुड़ी होती है संग्रह वाहिनी से। और जैसे ही एडीएच हार्मोन का स्रावन होगा तो एडीएच हार्मोन क्या करेगा, जो संग्रह वाहिनी है उसको क्या करेगा, जल के लिए पारगम्य कर देगा। ठीक है, इस प्रकार तो उसको क्या करेगा, जल के लिए पारगम्य कर देगा।
तो वो संग्रह वाहिनी क्या करेगी, जल का अवशोषण अपने अंदर कर लेगी, जिससे क्या है ब्लड के अंदर जो जल की मात्रा है वो संतुलित हो जाएगी और लवण की जो सांद्रता है वो क्या करेगी, धीरे धीरे घटना प्रारंभ कर देगी। ठीक है, ये हो गया एडीएच हार्मोन का कार्य। और ये तो मान लो कि जब हमारी बॉडी में कम पानी प्रेजेंट है उसकी उपस्थिति में हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर हमने ज्यादा पानी पी लिया तो क्या होगा, तो अगर ज्यादा पानी पिएंगे तो क्या होगा, लवण की सांद्रता कम हो जाएगी, और जैसे ही लवण की सांद्रता कम होगी तो क्या होगा, रुधिर का प्रासरण दाब कम होगा। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है, जो हमारा एडीएच हार्मोन है वो कम मात्रा में स्रावित किया जाता है। फलस्वरूप क्या होगा कि जो संग्रह वाहिनी है उसकी जल की प्रतिपारगम्यता कम हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही जल की प्रतिपारगम्यता कम होगी तो वो क्या करेगी, जल का कम मात्रा में अवशोषण करेगी। तो जब कम मात्रा में लेगी तो जितना जल उसके अंदर उपस्थित है उसी का उपयोग करेगी, तो इस प्रकार क्या होगा, वो जल की अधिक मात्रा कम हो जाएगी। तो देखो फिर से समझाती हूँ, जो एडीएच हार्मोन है, ठीक है, वो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, हमारी जो पीयूष ग्रंथि है उसके न्यूरो हाइपोफाइसिस भाग द्वारा स्रावित किया जाता है हार्मोन एक, जिसको बोलते हैं हम एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है, हमारे शरीर में जल की मात्रा का या फिर जल की मात्रा का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, तो देखो कभी अगर ऐसी परिस्थिति हो गई कि हमने कम मात्रा में जल पिया है, ठीक है, तो हमारे ब्लड के अंदर क्या होगा कि जल की कम मात्रा हो गई। ठीक है, जल कम मात्रा में उपस्थित है, तो जब जल कम मात्रा में उपस्थित होता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो लवण है उनकी सांद्रता बढ़ जाएगी। ठीक है, और जैसे ही वो सांद्रता बढ़ेगी तो जो हमारा ब्लड है उसका जो प्रासरण दाब है वो भी बढ़ जाएगा, जैसे ही लवण की सांद्रता बढ़ेगी। ठीक है, तो अब जैसे ही लवण रुधिर का प्रासरण दाब बढ़ा तो क्या होता है कि जो हमारा मस्तिष्क है उसमें क्या है, कुछ संवेदी ग्राही पाए जाते हैं जो इन परिवर्तनों के प्रति संवेदी होते हैं। तो जैसे ही मस्तिष्क में ये बात पहुंची कि क्या होगा, रुधिर का प्रासरण दाब बढ़ गया, वैसे ही जो मस्तिष्क है वो क्या करेगा, पीयूष ग्रंथि को एडीएच हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करेगा। और जैसे ही एडीएच हार्मोन स्रावित हुआ तो एडीएच हार्मोन क्या करता है, जो संग्रह वाहिनी होती है उस संग्रह वाहिनी की क्या करता है, जल के प्रति पारगम्यता बढ़ा लेता है, जिससे संग्रह वाहिनी क्या करेगी कि जितना भी अंतरा कोशिकीय जो स्थान था उसमें जो भी जल उपस्थित था उस जल को अवशोषित कर लेगी और क्या करेगी, जल की मात्रा का संतुलन करेगी। जब जल की मात्रा संग्रह वाहिनी के अंदर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जो लवण की सांद्रता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, और संतुलन स्थापित हो जाएगा। और मतलब ये परिस्थिति हो गई कि जब जल कम मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर। अब कभी क्या हुआ कि हमने अगर मतलब ज्यादा जल पी लिया, ठीक है, ज्यादा जल ग्रहण कर लिया, तो क्या होगा, रुधिर के अंदर जल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, जिससे जो लवणों की सांद्रता है वो कम हो जाएगी और जो रुधिर का प्रासरण दाब है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है, वैसे ही जो संवेदी ग्राही होते हैं वो मस्तिष्क को संदेश पहुंचाते हैं और मस्तिष्क क्या करता है, प्यूटरी हार्मोन को या फिर जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है उसको संदेश पहुंचाता है एडीएच हार्मोन स्रावन के लिए। लेकिन क्या होता है कि जब लवणों की सांद्रता कम होती है, जब रुधिर का प्रासरण दाब कम होता है, तो जो एडीएच हार्मोन है वो कम मात्रा में स्रावित होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो संग्रह वाहिनी होगी उसकी जो जल के प्रति पारगम्यता है, उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। ठीक है, जल के प्रति कम पारगम्य हो जाएगी वो, मतलब कि और जल संग्रह वाहिनी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या है, जब जल प्रवेश नहीं कर पाएगा तो जो जल की मात्रा है वो धीरे धीरे करके क्या है, संतुलित हो जाएगी। ठीक है, और जो लवण सांद्रता कम हुई थी वो भी क्या है, धीरे धीरे करके अपनी मतलब पहले की अवस्था में आ जाएगी, मतलब कि संतुलन स्थापित हो जाएगा जल में और लवणों के अंदर। ठीक है, ये काम होता है हमारे एडीएच हार्मोन का। अब दूसरा हार्मोन है एड्रिनल स्टेरॉइड। तो जो ये हार्मोन है वो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। ये देखो, जो हमारी एड्रिनल ग्रंथि होती है उसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन है मिनरेलोकोर्टिकोइड्स एल्डोस्टेरोन, वो भी क्या करता है, वो जो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन होगा मिनरेलोकोर्टिकोइड्स एल्डोस्टेरोन, ये क्या करेगा, हमारे ब्लड में या हमारे रुधिर में जो सोडियम की सांद्रता है उसका नियंत्रण करता है। कौन, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। ठीक है, तो जो हमारी कोशिका होती है और जो कोशिका का बाह्य तरल होता है उसका मुख्य आयन होता है सोडियम। अगर सोडियम की जो मात्रा है वो रुधिर में जरा से भी कम हुई तो क्या होता है, एल्डोस्टेरोन का स्रावन बढ़ जाता है,
जो वृक्क नलिका को क्या करेगा, सोडियम के अधिक अवशोषण के लिए उद्दीपित करता है। ठीक है, तो देखो एड्रिनल स्टेरॉयड हार्मोन क्या करेगा, सोडियम की सांद्रता का नियंत्रण करेगा। अगर जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर क्या है, सोडियम आयन की सांद्रता कम हुई, जरा से भी कम हुई, तो जो एड्रिनल ग्रंथि है वो क्या करती है, एड्रिनल स्टेरॉयड हार्मोन का स्रावन करती है। और ये हार्मोन क्या करेगा, जो सोडियम आयन है उस सोडियम आयन की अवशोषण की क्षमता हमारे रुधिर वाहिनियों में या जो संग्रह वाहिनी होती है उसके अंदर बढ़ा देता है। ठीक है, जिसके कारण जो कम हुई सांद्रता है वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो ये काम होता है एड्रिनल स्टेरॉयड हार्मोन का, जो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है, और इसका कार्य क्या होता है, सोडियम की सांद्रता का नियंत्रण रखना। अब लास्ट है रेनिन एंजियोटेंसिन तंत्र। क्या, रेनिन एंजियोटेंसिन तंत्र। तो देखो ये क्या होता है कि जो हमारी वृक्क नलिकाएं होती है या फिर जो हमारा नेफ्रॉन होता है, उसका जो ग्लोमेरुलस होता है या फिर उसमें जो कोशिकाओं का गुच्छ पाया जाता है, वो क्या करता है, रेनिन नामक एंजाइम स्रावित करता है। रेनिन क्या करेगा, फिर रुधिर में उपस्थित प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में परिवर्तित कर देता है। तो देखो अब जो रेनिन एंजाइम है वो किसके द्वारा स्रावित होगा, जब हमने नेफ्रॉन की संरचना पढ़ी थी तो उसका सबसे पहला पार्ट पढ़ा था हमने, बोमन संपुट और केशिका गुच्छ। तो ये जो केशिका गुच्छ होते हैं, जो केशिकाओं का गुच्छा है, वो ही क्या करता है, रेनिन नामक पदार्थ या रेनिन नामक एंजाइम स्रावित करता है। ठीक है, तो जब ये रेनिन एंजाइम स्रावित होता है तो ये एंजाइम क्या करेगा, जो हमारे रुधिर में प्रेजेंट प्रोटीन है एंजियोटेंसिनोजन उसको परिवर्तित कर देगा एंजियोटेंसिन में। ठीक है, रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन पदार्थ को एंजियोटेंसिन के अंदर परिवर्तित कर देता है। ठीक है, फिर जो ये एंजियोटेंसिन है ये दो प्रकार से कार्य करता है। एक तो क्या करता है कि जब ये इसके प्रभाव में क्या होता है, जो केशिका गुच्छ थी उसकी जो केशिकाएं थी या उसकी जो नलिकाएं थी वो क्या करेगी, आकार में सिकुड़ जाएगी। वो क्या एंजियोटेंसिन क्या करेगा, जो केशिका गुच्छ की जितनी भी केशिकाएं हैं उनके आकार में संकीर्णन पैदा करता है, मतलब कि उनका जो आकार है उनको सिकुड़ देता है, जिसके कारण क्या होगा कि केशिका गुच्छ के अंदर जो ब्लड आ रहा है उसका दाब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और उस दाब के कारण क्या होगा, बहुत सारा जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है, रुधिर दाब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और दूसरा कार्य ये क्या करता है, एड्रिनल कोर्टेक्स को उद्दीपित करता है, जो एल्डोस्टेरोन को स्रावित करती है और सोडियम का अवशोषण बढ़ाता है। तो देखो रेनिन एंजियोटेंसिन तंत्र क्या होगा कि जो हमारे नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट था, ग्लोमेरुलस और केशिका गुच्छ, उसमें जो केशिका गुच्छ की में जो कोशिकाएं पाई जाती है वो कोशिकाएं क्या करेगी, रेनिन एंजाइम का स्रावन करेगी। ये रेनिन एंजाइम क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन पदार्थ को एंजियोटेंसिन के अंदर परिवर्तित कर देता है। फिर जो एंजियोटेंसिन है वो क्या करता है, दो प्रकार के कार्य करता है। एक तो क्या करेगा, जो केशिका गुच्छ के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं उनका जो आकार है उनको सिकोड़ देता है। ठीक है, उन कोशिकाओं को सिकोड़ देगा, जिसके कारण क्या होगा, उसके अंदर जो भी ब्लड आएगा तो वो अच्छे से प्रवाहित नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, रक्त का जो दाब है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा कार्य क्या होगा एंजियोटेंसिन का, कि ये क्या करेगा, जो भी एड्रिनल कोर्टेक्स, जो भी हमारा एड्रिनल कोर्टेक्स है उसको उद्दीपित करता है, जिसके कारण वो क्या करेगा, सोडियम के अवशोषण के लिए या फिर सोडियम के अवशोषण के लिए कोशिकाओं को प्रेरित करेगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, सोडियम का अवशोषण कोशिकाएं कर लेगी और उसकी जो कम या ज्यादा मात्रा है वो क्या होगी, संतुलित हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेनिन एंजियोटेंसिन तंत्र। ठीक है, तो आज हमने पढ़ लिया और इसी के साथ जो आपका उत्सर्जन तंत्र चैप्टर था वो आज खत्म हो गया। ठीक है, अगले क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करें। ठीक है।